जय मां शारदे। ज्योतिष में हजारों प्रकार के राजयोग पड़े हुए हैं, कई हजार, और तमाम संहिताओं में भृगु संहिता, रावण संहिता और तमाम संहिताओं में भी राजयोग का वर्णन है। इसमें एक राजयोग होता है जिसको अखंड भाग्योदय राजयोग कहते हैं। अखंड भाग्योदय राजयोग जन्मपत्री देखने के बाद ही पता चलता है। उसका मुख्य कारण क्या है, वो कैसे अखंड भाग्योदय राजयोग बनता है। जब लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों विषम राशि में हों और वह पुरुष की कुंडली हो तो अखंड भाग्योदय राजयोग होता है। और अगर सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों सम राशि में हों और वह स्त्री की कुंडली होती है तो उसमें भी अखंड भाग्योदय राजयोग होता है। दो महिलाओं में अखंड भाग्योदय राजयोग देखा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कई वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, और दूसरी मायावती देवी, जो एक सामान्य टीचर से उठ करके 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहीं और आज भी एक प्रभावशाली नेता हैं और एक दल को, बसपा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक और आईएएस को मैंने देखा था जिसके जन्मपत्री में अखंड भाग्योदय राजयोग था। मेष लग्न था, पुरुष राशि, सूर्य कुंभ राशि में था, पुरुष राशि, और चंद्रमा भी मेष राशि में था। तो सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों ने मिलकर के उनका अखंड भाग्योदय राजयोग बनाया। वो महाशय पहली ही बार में यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए और आईपीएस में सिलेक्ट हुए। लेकिन उनके पिताजी संपूर्णानंद जी के मित्र थे। संपूर्णानंद जी एक प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने उसको जन्मपत्री को देखा तो उनके पिताजी से कहा, उनके पिताजी भी आईएएस थे, आईसीएस थे उस समय। उन्होंने कहा इसको छुड़वा दो, अगली बार इसको फिर फार्म भरवाओ, इसको तो आईएएस होना है। उन्होंने उसको छोड़ करके और रिस्क लेते हुए दोबारा भरे और वो आईएएस हो गए और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बने, इलेक्शन कमिश्नर बने, गवर्नर के भी प्रमुख सचिव बने। इस प्रकार से इसके लिए जरूरी है कि पुरुष में विषम राशि में लग्न, सूर्य और चंद्रमा होना चाहिए, और स्त्री हो तो सम राशि में सूर्य, चंद्रमा और लग्न होना चाहिए। अब इसमें बताते हैं कि ऐसे तो अखंड भाग्योदय राजयोग तमाम कुंडलियों में मिल जाता है, लेकिन उसका खंडन भी हो जाता है। अखंड भाग्योदय राज होने के बाद भी वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस या बड़े बड़े उद्योगपति नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल है वो पीड़ित हो गए। राहु, मंगल, शनि से वो पीड़ित हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, और प्रस्ताराष्ट्रक वर्ग में उनको कम संख्याएं मिलती हैं। प्रस्ताराष्ट्रक वर्ग का ये है कि हर ग्रह का अंक निकाला जाता है। मैक्सिमम अंक 8 होता है और मिनिमम अंक 0 होता है। अच्छे से अच्छी जन्म कुंडली में भी अगर उस ग्रह को 0 अंक, 0 अंश प्राप्त होते हैं तो वो बेकार है। वो देखने में तो रहेगा कि वो उच्च स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता, सामान्य सा जीवन व्यतीत कराने वाला हो जाता है। और अधिक से अधिक अंक जो है 8 होता है। अगर ये तीनों ग्रह 6 से 8 के बीच में हैं तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसकी जन्मपत्री हो निश्चित रूप से सर्वोच्च पद पर
शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में भी जाता है, राजनीति के क्षेत्र में जाता है। 3 का तो हमने आपको सीधे सीधे बता दिया। और ये दूषित होने पर ही ये इसका जो है राजभंग योग हो जाता है। अब इसी के साथ हम ये भी बताते हैं कि राजभंग योग क्या है। राजभंग योग है, देखने में तो लगता है कि जन्मपत्री बहुत अच्छी है, राजयोग पड़ा हुआ है, लेकिन राजभंग योग हो गया उसका। कैसे हो गया? जो ग्रह जिस राशि पर नीच का होता है और उस राशि का मालिक चंद्रमा से केंद्र में हो जाए या उसका उच्च राशि चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो वह नीच भंग राजयोग होता है। जैसे कोई ग्रह अगर नीच का है, जैसे तुला का सूर्य नीच का हो गया, तो उसका नीच भंग राजयोग कैसे होगा? चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी शुक्र की राशि में बैठा है, तो वो शुक्र चंद्रमा से केंद्र में हो, यानी तुला से अगर चंद्रमा तुला में बैठ जाए, मकर में बैठ जाए, मेष में बैठ जाए, कर्क राशि में बैठ जाए, तो वो नीच भंग राजयोग उसका समाप्त हो जाता है। देखने में तो लगता है कि सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े IAS और राजनेताओं की जन्मपत्री में देखा गया है कि वो नीच भंग राजयोग के चलते वो राज में है। जैसे हमारे गृह मंत्री के जन्मपत्री में भी तुला का शनि है, लेकिन वो भारत के गृह मंत्री हैं और सबसे पावरफुल गृह मंत्री हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको अखंड भाग्योदय राजयोग और नीच भंग राजयोग के बारे में बताया। फिर अगली बार हम किसी और तरह के राजयोग के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय मां शारदे।